अभी तक हमने देखा फोर्स क्या है, फोर्स क्या क्या कर सकता है, फोर्स के क्या क्या करने से मेरा मीनिंग है कि फोर्स के एप्लीकेशन देखे, फंडामेंटल फोर्सेज क्या होते हैं, ये सब बातें की। अब हमें पता है हमारे चैप्टर का नाम है एनएलएम, तो हम बात करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की। अब आपको लग रहा होगा बच्चे, बेटा आप सोच रहे हैं सर आज तो आप हमें न्यूटन साहब के दिए गए लॉ ऑफ मोशन पढ़ाएंगे, तो बिल्कुल आप सही डायरेक्शन में सोच रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सीधे ही न्यूटन साहब के लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट कर दूंगा और उनको डिस्कस करूंगा ना। उनके पीछे का पहले हिस्ट्रिक बैकग्राउंड, उनके पीछे की कहानी को डिस्कस करेंगे। सर उनके पीछे की क्या कहानी थी? एक्चुअली में बेटा न्यूटन साहब के आने से पहले, न्यूटन साहब के लॉज ऑफ मोशन देने से पहले ही कहानी स्टार्ट हो गई थी। कौन सी कहानी स्टार्ट हो गई थी? उस कहानी का स्टार्ट होने का मेरा मीनिंग है कि न्यूटन साहब से पहले कई लोग बाग साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने मोशन की स्टडी की थी एंड उन्होंने सबने अपने अपने स्टेटमेंट एंड पॉइंट्स दिए थे। हाँ ये जरूर था, कुछ लोगों के पॉइंट स्टेटमेंट करेक्ट थे, कुछ लोगों के पॉइंट स्टेटमेंट करेक्ट नहीं थे। समझ रहे हो बात को? कहने का मतलब न्यूटन साहब ने जो लॉ ऑफ मोशन दिए थे ना, उनसे पहले ही लोगों ने मोशन के बारे में स्टडी करके अपने अपने पॉइंट, अलग अलग लोगों ने अलग अलग पॉइंट स्टेटमेंट दिए थे। समझ रहे हो बात को? न्यूटन साहब ने क्या किया, उन्हीं चीजों को आगे फॉरवर्ड करते हुए और ज्यादा डीपली अंडरस्टैंड किया और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट से चीजों को वेरीफाई किया एंड फिर न्यूटन साहब ने क्या दिए, लॉज ऑफ मोशन दिए। समझ रहे हो बात को यहाँ तक? सर हम न्यूटन साहब के जो दिए गए लॉज ऑफ मोशन है, उनसे पहले जो कहानी स्टार्ट हुई, उस कहानी को हम क्यों देख रहे हैं? उसके पीछे देखने की रीजन ये है कि बेटा एक तो आपको न्यूटन साहब के जो दिए गए लॉज ऑफ मोशन है, उनके पीछे का बैकग्राउंड पता चलेगा। समझ रहे हो बात को? हिस्टोरिक बैकग्राउंड पता चलेगा। दूसरा, अगर हमने सीधे ही न्यूटन साहब के दिए गए लॉज ऑफ मोशन की बात कर ली और ये जो साइंटिस्ट लोग थे जिन्होंने पहले ही मोशन के बारे में स्टडी की कहानी स्टार्ट की थी, वो नाराज हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? कहेंगे अरे ये तो सीधे ही न्यूटन साहब के दिए गए लॉ ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं, हमने भी तो मोशन की स्टडी की थी, हमने भी तो पॉइंट स्टेटमेंट दिए थे, हमारा भी तो कंट्रीब्यूशन है, हमारे बारे में तो पढ़ ही नहीं रहे। समझ रहे हो बात को? तो ऐसे वो नाराज हो जाएंगे, एक कोने में बैठ जाएंगे। और एक्चुअली में जब हम उनको बात नहीं करेंगे, उनकी बात नहीं करेंगे, उनकी चीजों को नहीं पढ़ाएंगे, तो उनके साथ अन्याय होगा कि नहीं होगा? और हमें क्यों करना है किसी के साथ अन्याय? इसलिए हम न्यूटन साहब के जो लॉज ऑफ मोशन के पीछे का जो बैकग्राउंड है, जो कहानी है, उसको डिस्कस करेंगे। हमें भाई किसी को नाराज थोड़ी करना है, हमें तो सबकी बराबर इज्जत करनी है। न्यूटन साहब की भी बराबर इज्जत करनी है, उन लोगों जो और लोग साइंटिस्ट थे उनकी भी बराबर इज्जत करनी है। समझ गए बात को? ना किसी की इज्जत कम, ना किसी की इज्जत ज्यादा। अब बेटा उस कहानी में उस कहानी में बहुत सारे साइंटिस्ट थे, बहुत सारे लोग थे जिन्होंने मोशन के बारे में अपने अपने पॉइंट स्टेटमेंट रखे थे। लेकिन हम यहाँ पे सभी की बात या सभी को डिस्कस ना करके, जो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ साइंटिस्ट हैं, उनके क्या स्टेटमेंट थे उनको हम डिस्कस करेंगे। उनमें सबसे पहले थे एरिस्टोटल साहब। उसमें एरिस्टोटल साहब ने क्या कहा कि कोई बॉडी को यूनिफॉर्म मोशन में रखने के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड होता है। इस बात का सर थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में समझाइए। तो बेटा सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं समझना चाहूँ तो अरिस्टोटल साहब ये कहना चाहते हैं कि किसी बॉडी को मोशन में रखने के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स जरूरी होता है। उन्होंने क्या कहा? किसी बॉडी को मोशन में रखने के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स जरूरी होगा। समझ गए बात को? दूसरा उन्होंने कहा कि एक हेवी बॉडी ले लीजिए एंड एक लाइटर बॉडी, या मैं कह दूं एक भारी बॉडी एक हल्की बॉडी। अब सर यहाँ आपका क्वेश्चन होगा बेटा कि सर भारी बॉडी क्या है, हल्की बॉडी क्या है? तो भारी बॉडी का मीनिंग है जिसका मास ज्यादा हो, हल्की बॉडी का मास कम होगा। सर फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक का मास ले लेता हूँ 25 kg, दूसरे का मास ले लेता हूँ 2 kg, तो 25 kg वाली बॉडी भारी बॉडी होगी, 2 kg वाली बॉडी क्या होगी? सॉरी, 2 kg वाली बॉडी होगी बेटा हल्की बॉडी। ठीक है। अब आगे क्या कहा एरिस्टोटल साहब ने? बोला एक भारी बॉडी ले लो एक हल्की बॉडी ले लो, उनको एक सेम हाइट पे लेकर एक साथ छोड़ेंगे तो भारी बॉडी होगी वो फास्टर रेट से नीचे गिरेगी। उन्होंने क्या कहा? भारी बॉडी फास्टर रेट से गिरेगी। सर फास्टर रेट से गिरने का क्या मीनिंग है? बेटा फास्टर रेट से गिरने का मीनिंग है कि वो तेजी से नीचे गिरेगी कंपैरिजन टू हल्की बॉडी के, एंड वो ग्राउंड पे उस हल्की बॉडी से पहले पहुंचेगी, या वो ग्राउंड पे उस हल्की बॉडी के कंपैरिजन में जल्दी पहुंच जाएगी ग्राउंड पे, या जल्दी ही ग्राउंड पे टकराएगी।
कहने का मतलब मैं और भी थोड़ा सा सिंपल समझाना चाहूँ तो मैं एक हाथ में मेरे भारी बॉडी है, एक हाथ में हल्की बॉडी है, दोनों को सेम हाइट से एक ही टाइम पे छोड़ूंगा ना, तो एरिस्टोटल साहब का कहना था कि भारी बॉडी जो होगी, जो भी भारी बॉडी होगी, वो ग्राउंड पे हल्की बॉडी से पहले ही पहुंच जाएगी। जो भारी बॉडी होगी वो ग्राउंड पे हल्की बॉडी से पहले ही पहुंच जाएगी। कहने का मतलब उनका ये था। समझ गए बात को? ठीक है। अब ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट नहीं थी। एरिस्टोटल साहब के दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट नहीं थे। इन स्टेटमेंट को चैलेंज किसने किया? गैलीलियो साहब आए। कौन आए बेटा? गैलीलियो साहब। और उन्होंने इनके स्टेटमेंट को चैलेंज कर दिया। बोला ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। अब जब ये कहोगे कि आप ये चीज करेक्ट नहीं है तो आपको करेक्ट बतानी भी पड़ेगी। तो गैलीलियो साहब ने क्या कहा? बोला कोई बॉडी मोशन में, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो तब तक मोशन में ही रहेगी जब तक कि उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे। उनका मीनिंग सिंपल सा ये था कि कोई बॉडी अगर मोशन में है, तो वो मोशन में ही रहेगी जब तक कि कोई उस पे एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। ठीक है। दूसरी बात उन्होंने कही, चाहे भारी बॉडी ले लेना चाहे हल्की बॉडी ले लेना, दोनों को सेम हाइट से एक ही टाइम पे छोड़ोगे तो दोनों ग्राउंड पर सेम टाइम पे ही पहुंचेंगे, या दोनों ग्राउंड पे सेम टाइम पर ही आएंगे। जो कि एरिस्टोटल ने क्या कहा था? एरिस्टोटल साहब ने ये कहा था कि बोला एक भारी बॉडी एक हल्की बॉडी सेम हाइट से सेम ही टाइम पे छोड़ोगे ना, तो भारी बॉडी ग्राउंड पे पहले पहुंच जाएगी, भारी बॉडी ग्राउंड पे पहले पहुंच जाएगी। एरिस्टोटल साहब ने ये कहा था, जो कि स्टेटमेंट करेक्ट नहीं था। गैलीलियो साहब ने उस स्टेटमेंट को चैलेंज किया और कहा, बोला चाहे भारी बॉडी हो चाहे हल्की बॉडी हो, दोनों को सेम हाइट से एक ही टाइम पे छोड़ोगे तो दोनों ग्राउंड पे सेम ही टाइम पे पहुंचेंगे, या दोनों ग्राउंड पे एक ही साथ पहुंचेंगे। उनका कहने का मीनिंग ये था बेटा। ठीक है। अब बात आती है कि एरिस्टोटल साहब ने जो स्टेटमेंट दिए उसमें कहाँ मिस्टेक हो गई एरिस्टोटल साहब से, और गैलीलियो साहब ने क्या ऐसा ऑब्जर्व सही किया कि गैलीलियो साहब ने स्टेटमेंट करेक्ट दिए, या गैलीलियो साहब के स्टेटमेंट करेक्ट थे, और एरिस्टोटल साहब से ऐसी क्या मिस्टेक हो गई ऑब्जर्व करने में कि उन्होंने स्टेटमेंट जो दिए वो करेक्ट नहीं थे। तो बेटा इस चीज को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अब जो मैं एग्जाम्पल दूंगा ना, इस एग्जाम्पल से ये जो इनके स्टेटमेंट थे ना वो भी और अच्छे से आपके क्लियर हो जाएंगे। एग्जाम्पल में क्या लूंगा? फॉर एग्जाम्पल, बेटा एक बहुत छोटा बच्चा है। क्या है? बहुत एक छोटा बच्चा। अब छोटा बच्चा तो खिलौनों से खेलता है कि नहीं खेलता? एंड उसके पास तो बहुत सारे खिलौने होंगे कि नहीं होंगे? एंड उन खिलौनों में कोई कार भी होगी, कोई ट्रक भी होगा। तो बेटा मैं क्या ले लेता हूँ? एक खिलौने वाला या तो कार ले लेता हूँ या खिलौने वाला ट्रक ले लेता हूँ। अब आप कहोगे सर यहाँ पर भी एग्जाम्पल में भी आप खिलौने वाला ट्रक ले रहे हो, खिलौने वाली कार ले रहे हो, यहाँ तो असली वाली कार ले लो या असली वाला ट्रक ले लो। तो बेटा बात ऐसी है, न तो तुम्हारे पास असली कार है न मेरे पास असली कार है, तो क्यों ना हम ये जो खिलौने वाली कार या खिलौने वाला ट्रक है इसी से मन बहला लेते हैं अपना। समझ गए बात को? तो बेटा इस एग्जाम्पल को समझने के लिए थोड़ा सा मैं ड्रॉ भी कर लेता हूँ। क्या? भाई बच्चा है, वो जो खिलौना है उसका ट्रक ले लेता हूं मैं, जो खिलौने वाला ट्रक है, या जो मेरा उसका खिलौना है जो ट्रक, उससे वो खेल रहा है। तो खेलेगा तो क्या करेगा? उसको आगे पीछे ऐसे लेके जाएगा कि नहीं जाएगा? खुद उसके पीछे रेंगता रेंगता, रेंगने का मतलब ऐसे खड़ा होके थोड़ी चलता है, ऐसे पैरों हाथों से कि ये देखो मेरी गाड़ी आ रही है। ऐसे बोलता तो नहीं है छोटा बच्चा, लेकिन ऐसे करता है, पी पी देखो, ऐसे मेरी गाड़ी आ रही है, ऐसे करता हुआ चलता है कि नहीं चलता? तो वैसे ही बेटा वो जो खिलौने वाला ट्रक है उसको लेकर चला रहा है अपना, और चल रहा है। और वो जाहिर सी बात है किसी सरफेस पे या कोई फर्श पे ही तो चलेगा, चलाएगा कि नहीं चलाएगा? ठीक है। तो बेटा मैं यहाँ पे एक ग्राउंड ले लेता हूँ, एक मेरा यहाँ पे ग्राउंड ले लिया। ठीक है। ये हमारा ग्राउंड है। एंड यहाँ पे एक ट्रक भी बना लेते हैं। तो बच्चों ये आपका वो ट्रक है। ठीक है सर। एंड सर अभी तो ये ट्रक का आपने तो पीछे का पार्ट बनाया, आगे का पार्ट तो बनाया ही नहीं है। तो बेटा चिंता मत करो, ट्रक का आगे का पार्ट बनाने में तो ये लो, मुझे टाइम ही नहीं लगेगा। ये लो, ये लो आपका ट्रक का आगे का पार्ट बन गया। ये लो। अब आप कहोगे सर ट्रक में तो टायर भी होते हैं। बिल्कुल बेटा, मैं कब कह रहा हूँ ट्रक में टायर नहीं होते? ये लीजिए आगे वाला टायर, ये लीजिए पीछे वाला टायर। समझ रहे हो बात को? ये वो हमारा खिलौने वाला ट्रक है। ठीक है। अब बच्चा क्या कर रहा होगा? बच्चा तो इससे खेल रहा है। तो कैसे खेलता है बच्चा? तो अब एक बात और, आजकल के जमाने में मॉडर्न खिलौने आते हैं, तो आज के मॉडर्न जमाने में इलेक्ट्रॉनिक खिलौने आते हैं, तो वो तो रिमोट से भी चलते हैं।
तो ये रिमोट वाला इलेक्ट्रॉनिक खिलौना नहीं है। ऐसे समझ लो तुम्हारे सर जिस जमाने में बच्चे थे ना, उस जमाने में ज्यादातर सिंपल खिलौने ही आते थे। या वो चाबी भर के चलाते हैं ना, वो चाबी भर के चलाने वाले खिलौने भी तो होते हैं कि नहीं होते। ये न तो चाबी भरने वाला, न कोई इलेक्ट्रॉनिक खिलौना नहीं, ये सिंपल है। वो वाला ट्रक है या वो वाली कार है जिसको हम सिर्फ पकड़ के ऐसे चलाते हैं कि नहीं, चलाते छोटे बच्चे थे तो ऐसे पकड़ के चलाते थे कि ये देखो मेरी कार चल रही है, ये मेरा ट्रक चल रहा है। समझ रहे हो बात को। तो ये जो छोटा बच्चा है इसके पास भी जो ये ट्रक है वो एकदम सिंपल है, और उसको सिर्फ वो हाथ से पकड़ के ऐसे चला सकता है। तो वो क्या कर रहा होगा, वो इसको हाथ से ऐसे चला रहा होगा, और चला रहा होगा तो खुद भी इसके पीछे ऐसे रेंग रहा होगा। तो ऐसे थोड़ी है कि खड़ा होके चला रहा है, छोटा बच्चा तो ऐसे उसके पीछे पीछे चलता रहता है। तो ये बच्चा ये पैरों से ऐसे थोड़ा सा सही से बनाते हैं बेटा इसको। एंड ये अपने दोनों हाथों से ऐसे इस ट्रक को क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। समझ रहे हो बात को। ठीक हो यहाँ तक, बात क्लियर है। ठीक है। बच्चा क्या है, छोटा बच्चा है, उसका खिलौने वाला ट्रक है, उससे खेल रहा है वो, उसको ऐसे आगे लेके जा रहा है। आगे लेके जा रहा है तो हाथ से पुश कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब बच्चा, छोटा बच्चा तो मूडी होता है, उसका मन किया कि नहीं अब इतना ही खेलूंगा, नहीं खेलना, तो वो क्या हाथ से पुश करना बंद कर देगा अचानक उसको। तो बेटा जब हाथ से पुश कर रहा था तो ये क्या कर रहा था, मूव कर रहा था। पुश करना बंद कर देगा तो क्या मोशन को कंटिन्यू करेगा क्या। आप क्या देखते हो, आप ये देखोगे कि थोड़ी देर तक तो वो ट्रक आगे चलता है, लेकिन क्या होता है, जब वो चलता रहता है तो उसकी स्पीड कम होती जाती है, कम होती जाती है। एक टाइम आएगा वो ट्रक रुक जाएगा कि नहीं रुक जाएगा। और वो एक बार रुक गया तो रुका हुआ ही रहेगा जब तक कि ये बच्चा दोबारा से, जब तक कि ये बच्चा दोबारा से उसको हाथ से पुश ना करे या उसको हाथ से दोबारा ना चलाए। तो यहां से एरिस्टोटल साहब ने क्या निष्कर्ष निकाला, एरिस्टोटल साहब ने यह निष्कर्ष निकाला कि भाई किसी बॉडी को यूनिफॉर्म मोशन में, क्या किसी बॉडी को यूनिफॉर्म मोशन में रखने के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड होगा। क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड होगा। अब आप कहोगे सर एरिस्टोटल साहब ने सही बात तो कही, कहाँ है ये स्टेटमेंट, कहाँ गलत है कि ये जो ट्रक था जब तक ये बच्चा हाथ से पुश कर रहा था तब तक तो चल रहा था, जैसे ही पुश करना बंद कर दिया थोड़ी देर बाद स्टॉप हो गया, इसकी मोशन रुक गई। तो कहने का मतलब ये जो हाथ से पुश कर रहा था उतनी ही देर मोशन में था। मतलब हाथ से पुश करने का मतलब जब तक ये फोर्स लगा रहा था तब तक तो मोशन में था, उसके बाद तो ये रुक गया, मोशन में ही नहीं है। उसके बाद तो ये रुक गया, थोड़ी देर बाद मोशन में ही नहीं है। तो अरिस्टोटल साहब ने सही बात तो कही है, सही चीज ऑब्जर्व की कि किसी बॉडी को, किसी बॉडी को यूनिफॉर्म मोशन में रखने के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड होता है, या किसी बॉडी को मोशन में रखने के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स जरूरी होता है। तो एरिस्टोटल साहब ने क्या गलत कह दिया सर इसमें, ये स्टेटमेंट तो सही होना चाहिए। तो बेटा अगर आप भी ये सोच रहे हो तो ये पिक्चर है हाफ, ये स्टोरी है आपकी हाफ। समझ रहे हो, आगे की हाफ स्टोरी और सुनते हैं हम या और जानते हैं। हाँ, आगे की आधी पिक्चर या हाफ पिक्चर बाकी है, वो और जानते हैं। ये स्टेटमेंट अरिस्टोटल साहब का रोंग था। क्यों रोंग था, एक्चुअली में क्या था, ये बच्चा जब तक पुश करता है तो ये ट्रक मूव कर रहा था, पुश करना बंद कर दिया, क्या आगे ये मोशन कंटिन्यू करेगा ना, थोड़ी देर बाद इसकी थोड़ी आगे क्या होता है, स्पीड कम होती है और थोड़ी देर बाद ये रुक जाता है। रुकता है कि नहीं रुकता। अब बात ये आती है कि ये जो ट्रक था इसको पुश कर रहा था, पुश करना बंद कर दिया, थोड़ी देर बाद रुक जाता है, ये रुका क्यों भाई। ये तब तो समझ में आए कि पीछे इस ट्रक के पीछे एक धागा हो, और ये ट्रक को पुश करके, और वो बच्चे को दिखा कि ये ट्रक मेरे से दूर जा रहा है, पुश करना बंद कर दिया और उसने सोचा कि ये ट्रक तो मेरे से दूर जा रहा है, तो वो उस धागे से पकड़ के ऐसे पीछे खींचे कि कहाँ जा रहा है मेरा ट्रक। अगर वो वापस पुल करने लग जाए तब तो हमें समझ में आता है कि ट्रक की स्पीड भी कम होगी और ट्रक रुकेगा। लेकिन बेटा हमने क्या देखा, ट्रक को पुश कर रहा था उतनी देर मूव कर रहा था, लेकिन जैसे पुश करना बंद कर दिया तो थोड़ी देर बाद ट्रक क्या कर जाता है, रुक जाता है। और हमने देखा ये बच्चा, जो छोटा बच्चा है, वो ऐसा भी नहीं है कि ट्रक को पीछे से वापस पुल कर रहा है, ट्रक को पीछे से वापस से पुल कर रहा है। अगर पुल करे तब तो हमें समझ में आ जाए कि ट्रक रुके, लेकिन ये तो पुल भी नहीं कर रहा है फिर भी ट्रक रुक रहा है। किस कारण, किस वजह से, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। अब बेटा ये जो फ्रिक्शनल फोर्स नाम आया, इसकी कहानी, इसकी स्टोरी में डिटेल में बहुत आगे बात करूंगा, अभी जो मैं बता रहा हूँ वो सुन लीजिए आप। ये ट्रक किसकी वजह से रुक रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स। और वो फ्रिक्शनल फोर्स पता है
ये जो ट्रक है ना मेरा, इस ट्रक के टायर एंड इस सरफेस के बीच में लगेगा। एंड इस ट्रक की जो मोशन इधर है ना, ये जो ट्रक है मेरा, इसकी मोशन ये इस डायरेक्शन में है ना, तो पता है वो फ्रिक्शनल फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। फ्रिक्शनल फोर्स ये जो ट्रक की मोशन की डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। कहने का मतलब जो फ्रिक्शन फोर्स होगा बच्चों, फ्रिक्शन फोर्स होगा वो आपका वो आपका इधर लगेगा, वो आपका इधर लगेगा, मोशन का अपोज करेगा। मैंने क्या कहा, ट्रक किसकी वजह से रुक रहा है, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से। वो किसके बीच में लगेगा, टायरों एंड ये जो सरफेस पे जिस पे चला रहा था, ट्रक के टायर एंड सरफेस के बीच में लगेगा। एंड वो क्या करेगा, मोशन का अपोज करेगा। मोशन का अपोज कैसे कर सकता है, जिस डायरेक्शन में ट्रक चल रहा था उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगे। एंड वो अपोजिट डायरेक्शन वो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में ही लगेगा एंड ट्रक की मोशन का अपोज करेगा। एंड ट्रक की मोशन का अपोज करेगा तो ट्रक की स्पीड क्या होगी, धीरे धीरे स्लो होगी। एंड लास्ट में क्या होगा, फाइनली वो कहीं ना कहीं स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा। तो बेटा ऐसे ट्रक रुकता है, किसकी वजह से, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से। अब बात आती है, अगर सर ये फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होता, ये फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होता, तो ये ट्रक को जो बच्चा पुश कर रहा था तब मोशन में था, उसके बाद पुश करना बंद कर देगा, तब भी क्या करेगा। अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगा तो बेटा ये बच्चा पुश नहीं भी कर रहा है तब भी वो जो पहले उसकी मोशन की डायरेक्शन थी उसी में अपनी मोशन क्या करेगा, कंटिन्यू रखेगा। क्या करेगा, मोशन कंटिन्यू रखेगा। कहने का मतलब अगर यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स नहीं होता और ये ट्रक इस डायरेक्शन में चल रहा था ना, तो अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, अगर इस बच्चे ने पुश करना बंद भी कर दिया ना, फिर भी ये ट्रक इसी डायरेक्शन में चलता रहेगा या इसी डायरेक्शन में अपनी मोशन को या मूव को जो मोशन है उसको कंटिन्यू रखेगा। बात को समझे कि नहीं समझे। लेकिन बट इन रियलिटी में, नेचर में हमेशा फ्रिक्शन फोर्स होगा ही होगा। एंड वो क्या करेगा, मोशन का अपोज करेगा, हमेशा तो अपोज नहीं करेगा। वो बात डिटेल में हम आगे फ्रिक्शनल फोर्स पढ़ाऊंगा ना मैं, तब करूंगा। वो यहाँ पे क्या करेगा, मोशन का अपोज करेगा। मोशन का अपोज करेगा तो स्पीड कम होगी, स्पीड कम होगी तो एक टाइम आएगा ट्रक क्या कर जाएगा, रुक जाएगा, स्टॉप कर जाएगा। समझे कि नहीं समझे बात को। कहने का मतलब, अब एरिस्टोटल साहब का स्टेटमेंट क्यों गलत हुआ, कहाँ पे एरिस्टोटल साहब ने ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व करेक्ट नहीं किया, या ऑब्जर्व सही से, या ऑब्जर्व जो है वो रोंगली कर लिया, मतलब गलत ऑब्जर्व कर लिया। बेटा अगर ये फ्रिक्शन फोर्स, अगर ये फ्रिक्शन फोर्स या एक्सटर्नल अपोजिंग फोर्स नहीं हो यहाँ पे, भाई जो ट्रक के टायरों और सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था, वो फ्रिक्शन फोर्स, या मैं कह दूं एक्सटर्नल कोई अपोजिंग फोर्स। एक्सटर्नल अपोजिंग फोर्स का मीनिंग है मेरा मोशन का अपोज करने वाला फोर्स, कोई बाहर वाला, कोई मोशन का अपोज करने वाला फोर्स। अगर यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स या एक्सटर्नल अपोजिंग फोर्स नहीं हो तो क्या होता पता है, ये बच्चा पहले पुश कर रहा था। अब अगर यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स या कोई एक्सटर्नल अपोजिंग फोर्स नहीं भी है, एक्सटर्नल फोर्स अपोजिंग अपोजिंग एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, अगर इस बच्चे ने पुश करना बंद भी कर दिया ना, तब भी ये ट्रक क्या करेगा, जो इस ट्रक की पहले मोशन की डायरेक्शन थी उसी में अपनी मोशन को कंटिन्यू रखेगा। और वो भी विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स, विदाउट एनी हेल्प ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, मतलब बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के ही वो अपनी मोशन को कंटिन्यू रखेगा। समझे कि नहीं समझे। कहने का मतलब एरिस्टोटल साहब कहाँ समझने में फेल हो गए। एरिस्टोटल साहब ये जो एक्सटर्नल अपोजिंग फोर्स थे ना, उसको समझने में वो फेल हो गए। वो नहीं समझ पाए। वो क्या नहीं समझ पाए, ये जो एक्सटर्नल अपोजिंग फोर्स है उसको एरिस्टोटल साहब समझने में फेल हो गए। उन्हें उनके समझ में नहीं आया कि नेचर में फ्रिक्शन फोर्स भी होता है, या एयर रेजिस्टेंस एयर रेजिस्टेंस वगैरह एक्सटर्नल अपोजिंग फोर्स होते हैं। वो क्या करते हैं, ये जो ट्रक की जो मोशन है इसको मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे एंड ट्रक को क्या करेंगे, स्पीड को कम करेंगे एंड ट्रक फाइनली क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। कहने का मतलब एरिस्टोटल साहब कहाँ फेल हुए, एरिस्टोटल साहब नेचर में जो एक्सटर्नल अपोजिंग फोर्स है ना उसको समझने में फेल हो गए। अगर वो उसको समझ लेते सही ढंग से तो वो ये स्टेटमेंट कभी नहीं देते। समझ गए बात को।